नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। आप सभी को नए साल की ढेरों बधाइयां। साल का पहला कारोबारी दिन है, तो इस साल को लेकर क्या आउटलुक है और नए साल में कहां पैसा बन सकता है, कौन से कमोडिटी आपको 2023 में माला माल कर सकते हैं। साथ ही आज इंट्राडे के लिए भी कॉल्स देंगे और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपके लिए पूरी रणनीति आज हम बताने वाले हैं। आज हमारे साथ 5 खास मेहमान हैं। विक्रम धवन है, कमोडिटी हेड है, फंड मैनेजर हैं निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के। दोराब मिस्त्री हैं, डायरेक्टर है गोदरेज इंटरनेशनल के। पुरुषोत्तम मुंद्रा है, प्रेसिडेंट है जोधपुर जीरा मंडी के। और अनुज गुप्ता है IIFL सिक्योरिटीज से। और साथ ही हमारे साथ बीटूपन मजूमदार हैं bmazumdar.com के। आप पांचों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। चलिए, लेकिन सबसे पहले बात होगी विक्रम से, क्योंकि बुलियर मार्केट सबसे खास और नए साल में किस तरह के रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। विक्रम, पहली बार आप आ रहे हैं हमारे चैनल पे, शुक्रिया इसके लिए, आपने वक्त निकाला नए साल के पहले कारोबारी दिन। क्या लग रहा है सर, MCX की अगर बात करें, घरेलू बाजार में सोने चांदी में अच्छी तेजी दिखी, करीब करीब 14% की तेजी गोल्ड ने, और चांदी ने 11% से ज़्यादा की तेजी दिखाई। क्या लग रहा है आपको विक्रम, क्या नया साल 2023 भी इसी तरह की तेजी वाला होगा? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में इनवाइट करने के लिए और सबको नए नव वर्ष की शुभकामनाएं। देखिए, गोल्ड में जो कुछ शॉर्ट टर्म फैक्टर्स हैं और कुछ लॉन्ग टर्म फैक्टर्स हैं, और हमको उसमें थोड़ा सा अलग तरीके से दोनों को देखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म जो मैं समझता हूँ कि 1 साल या 1 साल से कम के जो प्राइस को इफेक्ट करते हैं, उसमें जो फैक्टर्स ऑब्वियसली जो रहे हैं लास्ट ईयर में बहुत डोमिनेंट थे, वो स्ट्रॉन्ग डॉलर था, हायर इंटरेस्ट रेट्स थे, और कैपिटल मार्केट्स में कहीं ना कहीं काफी वोलेटिलिटी थी, जो कि फिर गोल्ड को भी इवेंचुअली इफेक्ट करती है। और इसकी वजह से जो नॉर्थ अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने काफी ETF में रिडेम्पशंस किए हैं। आप ये समझ लीजिए कि पैंडेमिक पीक से लेके अभी तक कुछ 600-700 टन ETF से सोना निकल चुका है, जो कि एनुअल कंजम्पशन की अगर बात करें तो करीब 13-14% है। तो इस तरह का हेडविंड, इस तरह का चैलेंज जो गोल्ड के पास था, उसके बाद भी आप जैसे बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव रिटर्न दिया है रुपी टर्म्स में, डॉलर टर्म्स में भी वो एक न्यूट्रल या एक स्लाइटली पॉजिटिव दोनों सोना चांदी हो चुके हैं 1 ईयर बेसिस पे। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म, ये जो ट्रेंड्स हैं, ये इस ईयर कुछ कम होने चाहिए, वीक पड़ने चाहिए। तो जो शॉर्ट टर्म चैलेंजेस हैं गोल्ड के, वो धीरे धीरे जा रहे हैं, कम हो रहे हैं, वीक पड़ रहे हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, और सबसे काफी लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, एक तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है, इसलिए इन्वेस्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड हार्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तरफ देखेंगे। गोल्ड जो है उसमें सबसे अहम है, सोना चांदी। उसमें देखिए, जो सबसे बड़ा जो ट्रेंड है, जैसे आपने सुना होगा कि जो सेंट्रल बैंक बाइंग है गोल्ड की, वो 55 साल का हाई है। वो क्यों खरीद रहे हैं, उसके 2-3 रीजन है। एक तो ये रीजन है कि डॉलर पीक पे है, प्लस जो फेडरल रिजर्व की जो पॉलिसीज हैं वो काफी वोलेटाइल रही हैं, काफी अनएक्सपेक्टेड रही हैं। उससे उनका जो US ट्रेजरीज का जो पोर्टफोलियो है वो काफी वोलेटाइल हो जाता है, उनके लिए हेडेक क्रिएट करता है। और करेंसी वोलेटिलिटी भी काफी हाई रही है, और ऐसा लग रहा है कि अभी करेंसी वोलेटिलिटी इस साल भी काफी हाई रहेगी। सेकेंडली, बैलेंस शीट्स काफी इन्फ्लेट हो रही हैं सेंट्रल बैंक्स की, और इसलिए उनको एलोकेशन डाइवर्सिफिकेशन के लिए कोई सिक्योरिटी चाहिए, तो वो गोल्ड है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखिए, काफी कंट्रीज को रशिया से डील करना पड़ेगा, चाहे वो एनर्जी इंपोर्ट्स हो, कमोडिटी इंपोर्ट्स हो, या नो हाउ हो। और ऐसा हो सकता है कि आगे जाके वॉर अगर और एक्सटेंड हुई तो सैंक्शंस भी हो सकते हैं। और गोल्ड ऐसी सिक्योरिटी है जो कि बहुत लिक्विड है, और उसमें डायरेक्टली आप उसको सैंक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो शॉर्ट टर्म जो हेडविंड्स जिसको हम बोलते हैं, वो काफी वीक पड़ रही हैं गोल्ड के लिए, और लॉन्ग टर्म जो टेल विंड्स हैं वो काफी स्ट्रांग हो रही हैं। और इसकी वजह से गोल्ड अभी भी एक लॉन्ग टर्म, मैं कहूंगा कि गोल्ड अभी भी अंडर वैल्यूड है, सिल्वर भी अंडर वैल्यूड है। लेकिन हमको ये देखना है कि अभी नियर टर्म चैलेंजेस हैं, जैसे चाइना का कोविड है, हो सकता है कैपिटल मार्केट वोलेटिलिटी कंटिन्यू रहे, तो हो सकता है कि नियर टर्म वोलेटिलिटी रहेगी। लेकिन मेरे हिसाब से जो भी नियर टर्म वोलेटिलिटी रहेगी, वो गोल्ड, सिल्वर हो या बाकी कमोडिटीज हो, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या बायर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। विक्रम, आपने बताया कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, लेकिन सर यहाँ पर अगर घरेलू बाजार के भाव देखें तो यहाँ पर कई चीज़ों का प्रीमियम यहाँ पर दिख रहा है। एक तो वॉर प्रीमियम, दूसरा करेंसी मार्केट का, और ऊंचे इंपोर्ट ड्यूटी। क्या इन प्रीमियम को माइनस करने के बाद इस तरह की दिक्कतें आएंगी? क्या करेंसी अगर यहाँ से मजबूत हुआ, घरेलू करेंसी,
या फिर वॉर पूरी तरह से खत्म हो गया, चीज़ें ठीक हो गई, तो ऐसे में क्या गोल्ड के भाव नीचे भी आ सकते हैं? क्या सेंस कर रहे हैं आप? देखिए, चाहे वो गोल्ड सिल्वर हो या बाकी सब कमोडिटी हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पिछले 10 साल में जो दो ट्रेंड जो हैं, जो कि थोड़ा रडार के बिलो है इन्वेस्टर के। एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, 10 साल पहले, 15 साल पहले $800-900 का जो जिसको बोलते थे एक प्राइस चाहिए थी ग्रीन फील्ड या ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए, वो प्राइस अब 1600 के आसपास पहुंच चुकी है। अगर प्राइस 1600 के ऊपर सस्टेनेबल लेवल पे नहीं रहेगी, तो जो बड़ी कंपनीज हैं उनके लिए कैपेक्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो एक तरीके का बेस, अगेन कमोडिटी मार्केट्स हो या इक्विटी मार्केट हो, एक कोई लक्ष्मण रेखा होती नहीं, हो सकता प्राइसेस नीचे जाएं, लेकिन एक जैसे क्रूड में अगर आप बोले तो $60-70 का वो एक लाइन है, वैसे गोल्ड में ये है $18 $19, चांदी में है ये है। सबसे बड़ी बात ये है, जो एक ट्रेंड जो अभी अंडर द रडार, ये है कि कमोडिटी सेक्टर, अगर आप पिछले 2-3 साल की परफॉर्मेंस को इग्नोर करें, जो स्टॉक मार्केट, जो कंपनीज जो कमोडिटीज में हैं, वो उनका परफॉर्मेंस पिछले 10-15 साल, ये 2-3 साल हटा के काफी बुरा रहा है। इनफैक्ट एनर्जी वगैरह में तो दे हैव, उनको एक बहुत ही मैसिव वैल्यू डिस्ट्रॉयर रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए। काफी शेयर होल्डर प्रेशर है, काफी चेंजेस हुए हैं, काफी फिलोसफीज चेंज हुई हैं, और इसलिए अगर प्राइसेस सस्टेनेबल लेवल पे हाई नहीं रहेंगी तो केपेक्स नहीं होगा बड़ी कंपनी का, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, या क्रूड हो, या बेस मेटल्स हो। तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। प्लस वेज ग्रोथ बहुत मैसिव है। नॉर्थ अमेरिका जैसी कंट्री में जो प्रोडक्शन है, वहां पे उनको वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये सब अंडरलाइंग जो है, ये विल इंश्योर कि अगर सपोज एक सीवियर रिसेशन भी होता है या कुछ डिसरप्शन होता है ग्लोबल इकोनॉमी में, चाहे वो कोविड हो या इकोनॉमिक स्लम से, तो जो पुरानी प्राइसेस हैं प्री कोविड की जो लोज हैं, उसके पास प्राइसेस नहीं जाने वाले। इनफैक्ट काफी हायर बेस बनाएंगी सब कमोडिटीज, उसमें गोल्ड और सिल्वर भी शामिल है। ओके, यानी हायर बेस ही देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा गिरावट की संभावना कम है। और जिस तरह की आशंका है, डर का माहौल है, और डर तो पसंद आता ही है गोल्ड सिल्वर को। चलिए सर, चांदी की बात कर लेते हैं। चांदी को लेकर काफी ब्रोकरेज हाउस काफी बुलिश है, उनको लगता है कि चांदी आउट परफॉर्मेंस कर सकती है। निपॉन का भी सिल्वर ईटीएफ है मार्केट में। किस तरह के इन्फ्लोज वहां पर देखने को मिले? हालांकि रिटर्न तो काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। हमने जो सितंबर के आसपास का जो लो देखा था आपकी यूनिट प्राइस का, 52 के आसपास था, वो बढ़कर 68 के आसपास चला जा चुका है। तो क्या उम्मीद करें चांदी से? किस तरह की उम्मीद करनी चाहिए 2023 में सर? देखिए, चांदी में जो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि चांदी की जो कंजम्पशन ग्रोथ है, वो न्यू एज इंडस्ट्री से आ रही है, जो सो कॉल्ड ग्रीन इंडस्ट्री, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जैसे सोलर है, जैसे 5G है। ये इंडस्ट्रीज अभी भी, चाहे वो टेक मेल्टडाउन हो गया हो या कुछ भी हो जाए, लेकिन चाहे वो इंडिया हो या यूएस हो या वर्ल्ड हो, एक कमिटमेंट है टेक्नोलॉजी पे। टेक्नोलॉजी कहीं जाने वाला नहीं है, तो ये बढ़ेगा ही, इसमें फ्लोज आएंगे। हो सकता है वो ब्लैंक चेक वाला जो माहौल है वो खत्म हो चुका है, लेकिन तो भी काफी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। और अगर हमको रिन्यूएबल्स में इंक्रीज करना है शेयर, तो उसके लिए चांदी जो है एक तरह की प्रॉक्सी हो जाती है। तो एक गुड थिंग अबाउट, और ये काफी एविडेंट है। अगर आप लास्ट ईयर का 2022 का अगर आप डेटा देखें, तो जो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन है, जो कि 55% टोटल कंजम्पशन को अकाउंट करता है, वो ऑल टाइम हाई है। जो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन ऑफ सिल्वर इज एट ऑल टाइम हाई, और ये कंटिन्यू करेगा अगले 10 साल तक। मैं समझता हूँ 2030 तक, जब तक रिन्यूएबल स्टोरी पैन आउट होगी। दी डाउनसाइड जो है चांदी की बहुत लिमिटेड है। और आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो होती हैं, उनकी टॉलरेंस कम होती है प्राइस राइज की, जैसे एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं। लेकिन टेक इंडस्ट्रीज है, उनकी टॉलरेंस काफी हाई होती है प्राइसेस के लिए। अब जैसे आप देख लीजिए निकल में क्या हो रहा है, लिथियम में क्या हो रहा है। जितनी प्राइसेस हाई जाएंगी, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोडक्शन कम नहीं होने वाला है। सिमिलरली, चाहे चांदी की प्राइस यहाँ से ऊपर भी चली जाती है, $30 जो भी है, ऐसा नहीं है कि सोलर स्टोरी जो है वो स्टॉप हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन अगेन, इसमें जैसे मैं कह रहा हूं कि अगले कुछ महीनों में अगर कोविड चाइना का अगर इंक्रीज होता है, या अगर कुछ इकोनॉमिक डेटा थोड़ा वीक आता है, तो वोलेटिलिटी रहेगी कैपिटल मार्केट्स में, वो कमोडिटीज में आएगी और गोल्ड सिल्वर में भी आ सकती है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो आपके लिए ये एक एक्चुअली वेरी गुड अपॉर्चुनिटी रहेगी बिल्डअप करने के लिए अपना। आपसे मैं दो छोटे छोटे सवाल और पूछना चाह रहा हूं, 30-30 सेकंड में जवाब दीजिएगा, वक्त कम है प्लीज। पहला सवाल, गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ में किस तरह का रिस्पांस, इंटरेस्ट अब देखने को मिल रहा है करंट लेवल पे?
और दूसरा सवाल मेरा होगा, मैं आपसे टारगेट नहीं जानना चाह रहा गोल्ड और सिल्वर का, अप्रोक्सीमेटली किस तरह के रिटर्न परसेंटेज टर्म में एक बॉलपार्क कितना रिटर्न देखने को मिल सकता है गोल्ड और सिल्वर में 2023 में? देखिए, सिल्वर की पहले बात करें तो सिल्वर का रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा है। मतलब जो गोल्ड हमने जो फर्स्ट लॉन्च किया था 2007 में, अगर हम उसकी बात करें, जो रिस्पांस उस समय था और जो रिस्पांस अभी है, मैं कहूंगा ये 3 और 4x टाइम्स है। तो ये काफी मैच्योरिटी दिखाता है मार्केट की, और ये इंक्रीज होगा आगे जाते हुए। रही बात रिटर्न की, देखिए 2 फैक्टर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, कि हर 2 से 4 साल के बीच में ये जो इक्विटी, डेट और गोल्ड की लीडरशिप चेंज होती है। 2 साल तक गोल्ड और सिल्वर अगर आप देखें तो एब्सोल्यूट टर्म, डॉलर टर्म्स में कुछ परफॉर्म नहीं किया है, तो इनका टाइम आने की पॉसिबिलिटी हो रही है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स हैं गोल्ड का, जो कि डेट और इक्विटी के बीच में रहा है, एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले कुछ सालों में वो मेंटेन करेगा, और हो सकता है उसमें आउट परफॉर्मेंस 1-2 साल का हो सकता है जब लीडरशिप गोल्ड के पास आएगी विज़-अ-वी इक्विटी एंड डेट। शुक्रिया विक्रम, नए साल के पहले कारोबारी दिन आपने वक्त निकाला अपने वीजी शेड्यूल से और बताया कि गोल्ड और सिल्वर मार्केट का आउटलुक क्या है, किस तरह का रिस्पांस इन्वेस्टर्स का देखने को मिल रहा है। फिर आपसे आगे भी बात होती रहेगी। चलिए वापस लौटते हैं वायदा बाजार की तरफ। हमारे साथ विपुपन मजुमदार और अनुज गुप्ता दोनों बने हुए हैं। विपुपन, आपका आउटलुक क्या है 2023 को लेकर, और ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह दे रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में? देखिए, जो मैं पहले भी बोल के रखा था कि जिस लास्ट ईयर जब एम से लास्ट 2-3 महीने इसमें काफी चेंजेस हुए हैं, जिस तरह से जो कॉन्सर्न था लिक्विडिटी वाला सिनेरियो की लिक्विडिटी टाइटनिंग होगा, वो अभी थोड़ा सा वो सेंटीमेंट ईज ऑफ हो रहा है। और एक चीज है कि देखिए, जो रिसेशन वाला फैक्टर है, ये मेरे हिसाब से गोल्ड के लिए तो पॉजिटिव रहना चाहिए। ये लिक्विडिटी में बड़ा इम्पैक्ट नहीं रहेगा, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा भी सिनेरियो बन सकता है अगर अगर ये प्रोबेबली ऐसा सिनारियो आ जाता है कि मार्केट में थोड़ा सा रिस्क फैक्टर आता है, और तब प्रोबेबली हो सकता है कि फेड रेट जो हाइक हो रहा है वो शायद स्टॉप करने के लिए कोशिश करेगा, और गोइंग फॉरवर्ड ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबली मार्केट तेजी में रहेगा। जो अभी स्पॉट गोल है वो 1823 1824 के आसपास चल रहा है, तो प्रोबेबली ये मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा खासा बाउंस बैक हुआ है 1600 से, और ये अभी मिड लेवल पे पड़ा हुआ है। तो 1-2 साल के अंदर मुझे लग रहा है कि ये प्रोबेबली 2000 के लेवल के आसपास भी जा सकता है स्पॉट गोल। एंड सिल्वर का भी वही सिनारियो लग रहा है कि 23.93 के आसपास अभी अभी फर्स्ट डे ऑफ नए साल में ट्रेड कर रहा है 23 के आसपास। तो ये प्रोबेबल है, इसमें भी एक जो गोइंग फॉरवर्ड इकोनॉमिक रिकवरी का भी गोइंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है कि सिल्वर प्रोबेबली $28-29 या 30 तक भी पहुंच सकता है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड में अच्छा खासा गोल्ड एंड सिल्वर में स्ट्रॉन्ग रिटर्न वी कैन एक्सपेक्ट। और जो एमसीएक्स में मेरे हिसाब से जो प्राइजेस है, सिल्वर का प्राइजेस $80-85,000 रुपीज टाइम में कंफर्टेबली पॉसिबल है, क्योंकि अभी डॉलर रुपी में भी रुपी मेरे हिसाब से कोई बड़ा स्लाइड नहीं होगा। डॉलर रुपी 81-82 के बेस में ही रहना चाहिए, और गोइंग फॉरवर्ड 84-85 भी पॉसिबल है। तो सिल्वर प्राइजेस विल बी अट्रैक्टिव अगेन, एंड गोल्ड आल्सो वी कैन एक्सपेक्ट इंडियन टर्म्स में अराउंड 62,000 टू 64,000 गोइंग फॉरवर्ड पॉसिबल है। तो यहाँ पे कोई भी शॉर्ट टर्म फैक्टर से अगर मार्केट में करेक्शन आता है, छोटा मोटा डिप्स आता है, तो मेरे हिसाब से एवरी इन्वेस्टर्स लुक फॉर इट। और इस साल प्रोबेबली गोल्ड में जिस तरह से ETF में भी है, उनका मेरे हिसाब से अच्छा खासा रिटर्न भी पॉसिबल है गोल्ड एंड सिल्वर में। तो स्टे इन्वेस्टेड, मेरे हिसाब से बुलियन विल बी बेटर इन 2023। बेहतर साल होगा बुलियन के लिए 2023 भी। अनुज जी, फंडामेंटल्स तो काफी चर्चा हो गई है, अब आपसे लॉन्ग टर्म आपका प्राइस ट्रेंड किस तरह का रहेगा गोल्ड और सिल्वर का, और शॉर्ट टर्म में क्या सलाह दे रहे हैं, ट्रेडिंग के लिहाज से भी, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी अपना टारगेट बता दीजिए 2023 के लिए सर। विश्वमोहन जी, सबसे पहले तो नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके सभी व्यूअर्स को। देखिए, जिस तरीके से हमने लास्ट क्वार्टर 2022 का कैलेंडर ईयर का हमने देखा है कि गोल्ड सिल्वर में एक रिकवरी दिवाली के बाद से आती हुई दिखाई दी, तो उसके बाद हमने देखा है कि कंटिन्यूअसली एक अप ट्रेंड में गोल्ड दिख रहा है। आज भी अगर देखें, हालांकि इंटरनेशनल मार्केट बंद है, बट अगर आप स्पॉट में देखेंगे तो $1820 के ऊपर सस्टेन कर रहा है गोल्ड कहीं ना कहीं, और 55,000 के ऊपर एमसीएक्स में ऊपर भाव आते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं जो एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है वो गोल्ड पर बढ़ा है। जो 2022 के स्टार्टिंग में हम नेगेटिव देख रहे थे, हमें लगता है कि वो ट्रेंड पूरा रिवर्स हुआ है यहाँ पे, और हमें लगता है कि उसकी वजह से जो फंडामेंटल चेंजेस हुए हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो पीक आउट हो सकते हैं, सेंट्रल बैंक की खरीदारी लौट सकती है, चाइना की डिमांड यहाँ पर आ सकती है। तो वो जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे रोल प्ले करेंगे, और हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म अगर हम टारगेट की बात
करें तो हमें लगता है कि 58,000 से लेकर 60,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। मींस कहीं ना कहीं $1900 से लेकर $2,000 तक के लेवल इंटरनेशनल मार्केट में इस साल में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में भी ट्रेंड पॉजिटिव ही है। यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हम यूज कर सकते हैं। हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म अगर देखें तो 56,000 से लेकर 57,000 तक के लेवल आपको इस क्वार्टर एंड तक मींस मार्च 2023 तक आपको देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली सिल्वर जिस तरीके से ऑर्नामेंट्स की डिमांड इस बार सिल्वर की काफी बढ़ी है, बार्स की, कॉइन्स की, ज्वेलरी की, तो उससे काफी हद तक सिल्वर को सपोर्ट मिला। साथ में ऑटोमोबाइल्स की डिमांड जो चांदी में के लिए यूज होती है वो एक डिमांड रहेगी। तो मुझे लगता है कि चांदी के अंदर भी आपको जल्दी ही 75 से लेकर 80,000 तक के लेवल इस ईयर एंड तक देखने को मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं $30 तक के लेवल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2023 में आ सकते हैं। वहीं अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो $26 से लेकर $27 तक और 75,000 MCX में प्राइस शॉर्ट टर्म में आ सकते हैं। तो ये आउटलुक अभी फिलहाल पॉजिटिव में ही है। मुझे लगता है कि अभी जो सेंटीमेंट रहेगा वो बाय ऑन डिप्स का ही रहेगा। हालांकि हो सकता है कि आपको कई बार फ्लैट ट्रेंड भी देखने को मिले, थोड़ी बहुत डिप भी आए हायर लेवल्स पर, जो हम जनरली गोल्ड का और सिल्वर ट्रेंड देखते हैं कि पहले वो कुछ तेजी चलता है, फिर मंदी आती है, फिर तेजी आती है। तो वो अप्स एंड डाउन यहाँ पे लगे रहेंगे, मगर ओवरऑल जो ट्रेंड रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। तो उसमें जो भी डिप्स मिलते हैं खरीदारी का ट्रेड लेकर चलें, और अगर लॉन्ग टर्म व्यू बना के चलते हैं तो डेफिनेटली होल्डिंग के हिसाब से पोजीशन को ले सकते हैं। ओके, यानी गोल्ड सिल्वर पर कुल मिलाकर तीनों ही एक्सपर्ट्स काफी बुलिश है। लेकिन अब बात करेंगे साल के पहले कारोबारी दिन जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन कमोडिटी में दिख रहा है, वो है जीरा। 6% के ऊपरी सर्किट पे पहुंच चुका है, 33,000 के बेहद करीब भाव है, नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर जीरे का भाव है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पुरुषोत्तम मुंद्रा है, प्रेसिडेंट है जोधपुर जीरा मंडी के। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, जीरे में जिस तरह की रफ्तार दिख रही है, क्या वजह है? ग्राउंड पर क्या हो रहा है जीरे में? ग्राउंड पर अभी ग्राहकी का समय है। एक्सपोर्ट के अंदर रमजान की जो ग्राहकी चल रही है, और जो फसल 15 नवंबर से पहले जिन लोगों ने बिजाई की है वो बिजाई अभी तक फसल के अनुकूल नहीं है। 15 नवंबर के बाद की जो बिजाई हुई है उसमें अभी तक मौसम में जो ठंडी पड़नी चाहिए थी अभी तक वो ठंडी है नहीं, और पुराना स्टॉक डे बाई डे कम होता जा रहा है। नई फसल कम से कम पूरे इंडिया और डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट डिमांड के लिए 80 से 85 लाख बोरी चाहिए, लेकिन जो फसल का अभी सिनेरियो है वो लगभग 70 लाख बोरी के आसपास ही बैठ रहा है। सर, क्या उत्पादन को लेकर आप लोगों को किस तरह का अनुमान है? किस तरह के उत्पादन नंबर देखने को मिल सकते हैं? आज की तारीख में जो मौसम की परिस्थिति बनी हुई है उसके हिसाब से उत्पादन आने में संशय है। हाँ? कितना उत्पादन आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। ओके सर, डिमांड, एक्सपोर्ट डिमांड की मौजूदा स्थिति क्या है अभी? एक्सपोर्ट डिमांड की मौजूदा स्थिति बड़ी अच्छी है, ग्राहकी है, और रमजान की वजह से ग्राहकी रहेगी। एक्सपोर्ट में निरंतर 3 महीने में अच्छी डिमांड रहेगी। ओके सर, अब जाते जाते मैं प्राइस टारगेट नहीं पूछ रहा हूं, अगर जो करंट लेवल है इस भाव पर क्या लोगों को खरीदना चाहिए जीरा, या वेट करे, यहां से कमजोरी आएगी, करेक्शन के बाद खरीदारी करे, और किस तरह की तेजी अभी और बची है? क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट जो टारगेट दे रहे हैं वो 10 दिन, 15 दिन, महीने भर में ही हासिल हो रहे हैं जो साल भर का दे रहे थे। आपका अनुमान क्या है प्राइस को लेकर सर? भाई अभी क्या जो प्राइस का जो लेवल बना हुआ है उस लेवल पर घटाबटी बहुत जबरदस्त रहेगी। 10-15 रुपए कभी बढ़ सकता है, 10 रुपए कभी घट सकता है। ऑल ओवर इसमें मंदी नहीं है, और कोई भी अगर नया व्यापार करे तो माल लेकर चलना चाहिए, बेच कर नहीं चलना चाहिए। शुक्रिया मुंद्रा साहब, आपने वक्त निकाला और जीरे का आउटलुक बताया कि क्या स्थिति वहां पर चल रही है। अनुज जी, क्या लग रहा है? शॉर्ट जवाब दीजिएगा, जीरे में क्या हो रहा है? क्या जो करंट लेवल है क्या सस्टेनेबल आपको लगते हैं? यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए या बचना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरत से ज्यादा तेजी नहीं दिख रही है जीरे में? देखिए बिल्कुल, अगर आप 2 दिन पहले देखेंगे तो 31,000 के आसपास का लेवल था और आज 33,000 के आसपास है। तो एकदम से वीकेंड के बाद 2,000 पॉइंट की एक तेजी आना मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आपको एक शार्प करेक्शन भी देखने को मिले। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जो लास्ट ईयर में के स्टार्टिंग में खरीदारी करके गए हैं उनके लिए अच्छा मौका, एक बार प्रॉफिट बुक करें। हमें लगता है कि आज जो गैप बना है बीच में, ये गैप कवर हो सकता है और प्राइस एक बार 30,500 से लेकर 31,000 तक आ सकते हैं। तो वहां पर अगेन खरीदारी की सोच सकते हैं, बट जो करंट लेवल्स हैं यहाँ पर मैं प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दूंगा, या फिर फ्रेश बाय ना करें उसकी एडवाइस रहेगी। अब चलिए, नॉन एग्री में क्रूड और मेटल पे बात नहीं हुई थी, क्रूड पर आपका व्यू क्या है? शॉर्ट जवाब दीजिएगा B2 पर। देखिए, क्रूड ऑयल में आज का व्यू तो पॉजिटिव है, और मैं इस ईयर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्रूड ऑयल में थोड़ा सा भी स्पाइक हो सकता है। $90-95 मैक्सिमम पॉसिबल है।
लेकिन उसका बॉटम रेंज होगा 1995 और टॉप रेंज होगा 1995 और नीचे प्रॉब्ली $55 मार्केट बन सकता है। सो अभी फिलहाल रेंज में ही रहेगा क्रूड ऑयल में मुझे लग रहा है थोड़ा सा अगर ट्रेड भी करना आज के दिन में तो मेरे हिसाब से कोई इसमें बाइंग होगा। 67 M6 में जो लेवल है 6750 टू 6800 वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, वो टूट जाएगा तो फर्दर तेजी है, लेकिन नहीं तो उसी रेंज में फिलहाल के लिए ट्रेड करने के लिए लग रहा है। तो ओके ओवरऑल आज के लिए आउटलुक पॉजिटिव है, गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा रेंज बाउंड दिखा मार्केट दिख सकता है। ओके अनुज जी, कच्चे तेल पर आपका व्यू? देखिए क्रूड अगर देखें तो आज 3% बढ़ा है इंटरनेशनल मार्केट में। $86 के आसपास ब्रेंट चल रहा है, तो डेफिनेटली ट्रेंड पॉजिटिव ही, जैसा लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि 87 से लेकर $88 तक के लेवल आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रेंड अभी पॉजिटिव ही रहेगा। हालांकि आज यूएस मार्केट और ग्लोबल मार्केट बंद है, बट उसके बावजूद भी हमें लगता है कि आने वाले दिनों में आपको 87 से लेकर $88 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म नहीं, बट हाँ एक शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से, इंट्राडे तो नहीं, बट हाँ शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। एमसीएक्स हमें लग रहा है कि एक बार 6750 से लेकर 6800 तक के लेवल एमसीएक्स में आ सकते हैं। जी टॉप पिक 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा, बेस मेटल्स में टॉप पिक क्या होगी, कहां पे ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं? अनुज जी आपसे सवाल है मेटल पर। देखिए बेस मेटल में कॉपर पे ही खरीदारी की सलाह रहेगी। कॉपर में हमने पिछला हफ्ता एक रेंज बाउंड मोमेंटम में देखा था। मुझे लगता है कि कॉपर में करीबन 717 के आसपास खरीदारी करें, 713 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 725 तक हो सकता है। तो कॉपर भी यहाँ पर पॉजिटिव है। कॉपर और एल्युमिनियम मुझे लगता है कि दो काउंटर रहेंगे जहां पर खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। ओके बिटुपन आपकी टॉपिक क्या होगी बेस मेटल्स में? कॉपर मेरे हिसाब से बाय बनेगा 716 टू 717 का जो रेंज है, प्रॉब्ली वहां पे मार्केट एक रुक सकता है। 750 के बाद से जो स्लाइड आया था तो इस रेंज में मार्केट रुक सकता है। 711 के नीचे स्टॉप लॉस लेके आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रॉब्ली एक इमीडिएट टारगेट के लिए 726 टू 28। उसके ऊपर सस्टेन करने के बाद फर्दर तेजी मिलेगा, लेकिन फिलहाल इसी रेंज के आसपास मेरे हिसाब से बाइंग बनेगा। ओके चलिए अब तेल तिलहन मार्केट का आउटलुक जान लेते हैं कि एडिबल ऑयल को लेकर किस तरह का आउटलुक 2023 में किस तरह का ट्रेंड यहां पर देखने को मिल सकता है। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ लंदन से दोराब मिस्त्री साहब हैं। दोराब सर, क्या लग रहा है 2023 को लेकर आपका आउटलुक क्या है खाने के तेल के मार्केट को लेकर? देखो, सरकार कई अच्छे कदम उठाती है तो कभी कभी हमको थोड़ा डिसअपॉइंट भी कर देती है। तो सरकार ने दो पहलू में हमको डिसअपॉइंट किया। एक के फ्यूचर्स मार्केट का ट्रेडिंग जारी नहीं किया, फ्यूचर्स मार्केट रीओपन नहीं की। ये मेरे ख्याल से सरकार की एक गलती है। और दूसरा है कि क्रूड और रिफाइंड पाम की ड्यूटी का डिफरेंशियल नहीं बढ़ाया, यानी कि रिफाइनिंग इंडस्ट्री को थोड़ी ज्यादा रिलीफ नहीं मिली। ये हमारे लिए डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन आगे चलते चलते मेरा तो ध्यान तेजी में है। जैसे कि मैंने मेरे लास्ट पेपर में पेश किया था 16 दिसंबर को कि अब मंदी का माहौल खत्म हो गया। अब इंडोनेशिया ने बायोडीजल की जो मैंडेट है वो 30% से 35% पर लेके गए और उम्मीद है कि अगले 6 महीने में 35 से 40% पर भी लेके जाएंगे। तो इससे पाम ऑयल की डिमांड खुद इंडोनेशिया में उनकी डोमेस्टिक मार्केट में बहुत बढ़ जाएगी और उत्पादन उतना बढ़ने वाला नहीं है। दूसरा है कि दुनिया की पूरी इकोनॉमी अब रीओपन हो रही है। दुनिया की इकोनॉमी में हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज में रिसेशन आने वाला है, लेकिन डेवलपिंग वर्ल्ड काफी तेजी से ग्रो करेगी, जैसे कि इंडिया। तो इसे डिमांड काफी अच्छी रहने वाली है। तो जब सप्लाई कांस्टेंट रहती है और डिमांड बायोडीजल में बढ़ती है, खाद्य में बढ़ती है, तो इसका नतीजा होता है कि तेजी बाजार में आने वाली है। और मेरा फोरकास्ट है कि आने वाले दिनों में यहां से रमजान की छुट्टियों तक, यानी कि अप्रैल महीने की अंतिम तक, ये बीएमडी का वायदा जो आज 4180 पे टिका है, ये 5000 हो जाएगा। ओके यानी 5000, जो मलेशियाई पाम फ्यूचर जो आपको 4100 के आसपास दिख रहा है वो 5000 रिंगिट तक जा सकता है रमजान तक। ये बड़ा अपडेट दोराब सर की तरफ से आ रहा है। सर अब अगर इतनी तेजी आपको अगर खाने के तेल में दिख रही है तो किन खाने के तेलों में ज्यादा तेजी की संभावना दिख रही है? हाँ, तेजी तो जरूर आएगी और सारे तेलों में आएगी। ये पाम तो बहुत बड़ा डोमिनेटिंग तेल है, लेकिन सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सब में थोड़ी थोड़ी तेजी आएगी। मस्टर्ड में भी तेजी जरूर आएगी।
हालांकि प्रोडक्शन उत्पादन ज्यादा है, लेकिन डिमांड भी बहुत अच्छी है मस्टर्ड की हिंदुस्तान में। ओके। जो हिंदुस्तान के जो जी। स्टेट्स थे जहां मस्टर्ड पहले नहीं इस्तेमाल किया जाता था, अब ये ओके। लोग सब मस्टर्ड को प्रेफर करते ओके, यानी मस्टर्ड को लेकर अच्छी खबर तो है, लेकिन उस हिसाब से डिमांड भी है, तो यहाँ से नरमी की संभावना तो नहीं दिख रही है, बहुत ज्यादा तेजी की भी उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर कोई खाने का तेल बहुत ज्यादा तेज होगा वो है पाम तेल। शुक्रिया दोराब सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। अनुज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिटफन, आपका भी शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। चलिए, मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे FNO जंक्शन।